जय हिंद सभी को। वेलकम टू KNS ब्रेन चैनल। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं। टॉपिक का नेम है माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। इसके पहले हम लोग इस चैप्टर में जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन यानी कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन में सेल साइकिल के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। पहले सेल साइकिल जरूर समझिएगा, क्योंकि यदि आप सेल साइकिल नहीं समझेंगे तो आपको ये टॉपिक उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो इसलिए बट समझ में आएगा जरूर। तो इसलिए जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है उसको लिंक में जाकर के जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं न्यू टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस को हिंदी में बोलते हैं समसूत्री विभाजन। जब मैंने आपको कोशिका चक्र पढ़ाया था तो वहां पर मैंने बताया था कि कोशिका चक्र को दो भागों में बांटा गया है। वो कौन से दो भाग थे आप वीडियो में जाकर के देखिएगा, लेकिन उसमें से एक भाग आपका एम फेज था यानी विभाजन फेज था। तो उसी एम फेज में मैंने ये नाम भी लिखे थे, तो उन्हीं को आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज देखिए, जैसा कि माइटोसिस मैंने लिख रखा है समसूत्री विभाजन, इनमें 4 अवस्थाएं होती हैं यानी 4 फेज प्रेजेंट होते हैं। पहला है प्रोफेज, हिंदी में बोलते हैं पूर्वावस्था। दूसरा है मेटाफेज, हिंदी में बोलते हैं मध्यावस्था। तीसरा है एनाफेज, हिंदी में बोलते हैं पश्चावस्था। चौथा है टीलोफेज, हिंदी में बोलते हैं अंत्यावस्था। ये 4 फेज उपस्थित होते हैं। अब देखिए, इन चारों फेजों को हमें अलग अलग पढ़ना है। ठीक, तो पहला फेज, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हम लोग जो फर्स्ट फेज पढ़ेंगे उससे पढ़ने से पहले आपको मैंने एक डायग्राम बना रखा है। आपको एज्यूम करना है, कल्पना करनी है कि ऐसा ही होता है। ठीक है, तो क्या कल्पना करनी है? देखिए, कल्पना करनी है आपको कि ये एक सेल है जो मैंने ब्लू कलर से दिखा रखा है आपको। फिर उसके अंदर एक सर्किल बना रखा है। आपको एज्यूम करना है कि एक न्यूक्लियस यानी केंद्रक है, और उसके अंदर मैंने रेड कलर से बना रखा है क्रोमैटिन थ्रेड यानी गुणसूत्री धागे, हिंदी में जिसे बोलते हैं। ठीक, तो ये इतनी चीजें प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि जो कोशिका विभाजन यानी जो माइटोसिस आप पढ़ेंगे उनमें इन्हीं चीजों का मेनली रोल है। ठीक, तो अब अगर हम लोग बात करें कि जो कोशिका विभाजन होता है वो 2 मुख्य भागों में बटा होता है। वो कौन से 2 मुख्य भाग हैं उसको आप जानने के लिए समझ लीजिए। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। हिंदी में बोलेंगे तो केंद्रक विभाजन इसे बोलेंगे केंद्रक विभाजन। ठीक, और इसे बोलेंगे कोशिका विभाजन यानी कोशिकीय विभाजन बोलेंगे इसे। ठीक, कैरियोकाइनेसिस को केंद्रक विभाजन और साइटोकाइनेसिस को कोशिकीय विभाजन बोलते हैं। तो अब देखिए, ये जो 2 हमने फेज बताए, तो आप जो सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग आज कैरियोकाइनेसिस, और उसमें ये चारों प्रवस्थाएं हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट आ जाएगा साइटोकाइनेसिस। तो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब तो इसमें पहली प्रवस्था प्रोफेज। तो देखिए, इस प्रवस्था में क्या होता है, सभी प्रवस्थाओं को मैं आपको चित्र के द्वारा समझाऊंगा। मेरी लैंग्वेज को ध्यान से सुनिएगा और चित्र में देखते रहिएगा, तभी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए, तो आज चलिए नहीं मतलब देखिए, ये है सेल ब्लू कलर से, ये है केंद्रक। अब सबसे पहले होगा हमारा कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक में विभाजन स्टार्ट होगा। तो होगा क्या, जब पहली प्रवस्था प्रोफेज आएगी तो जो केंद्रक यानी जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की केंद्रक कला, ये डिस्ट्रॉय होने लगेगी यानी ये टूटने लगेगी छोटे छोटे भागों में। और केंद्रक के अंदर आप जानते हैं न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। ये सब आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, केंद्रक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में वेल डिटेल। यानी यहाँ पर आपका न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका भी प्रेजेंट होती है। तो अब देखिए होता क्या है, इसमें होता है ये कि जो प्रोफेज फर्स्ट है, इसमें आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिस्ट्रॉय होने लगी। देख रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होने लगी। ठीक, और जो केंद्रिका है ये भी डिस्ट्रॉय होने लगती है, ये भी टूटने लगती है, ये भी खत्म होने लगती है। तो ये केंद्रिका खत्म हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिवाइड हो गई। ठीक, यानी कोशिका कला
और जो ये गुणसूत्र हैं क्रोमैटिन थ्रेड, ये क्या होने लगते हैं, ये जो है कंडेंस होते हैं, एक पास इकट्ठा होने लगते हैं और इकट्ठा होकर के गुणसूत्र जैसी संरचना दिखाई देने लगते हैं। अभी ये धागे जैसे दिख रहे हैं, बाद में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इनमें दिखाई देने लगते हैं, यानी ये कुछ इस तरह अंदर दिखाई देने लगते हैं। अब अगर हम लोग अगली बात करें तो इसमें क्या होगा, अगली आ जाती है मध्यावस्था। तो मध्यावस्था होने से पहले ही, यानी जो प्रोफेज जब चल रहा होता है, तो इसमें दोनों तरफ जो है उपस्थित हो जाते हैं सेंट्रियोल्स। ये सेंट्रियोल्स और इनसे निकलते हैं फाइबर्स, इनसे निकलते हैं फाइब्रिल्स, इस तरह से। और जो क्रोमोसोम होते हैं वो इस तरह से सेंटर में अटैच हो जाते हैं मिडिल लाइन में। तो आपको क्या बताया मैंने यहाँ पर कि जो आपका ये मेटाफेज है, इसमें क्या होता है, मेटाफेज में आपका जो है जो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होते हैं वो मिडिल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं आकर के इस तरह से आपके किस पर अरेंज हो जाएंगे, मिडिल प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे। और ये सेंट्रियोल्स है, क्या है, सेंट्रियोल्स है। इससे जो है कोशिकीय तंतु यानी सेल फाइबर निकलते हैं और ये कोशिकीय तंतु सेल फाइबर गुणसूत्रों से अटैच हो जाते हैं उनके सेंटर पॉइंट से। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा आता है एनाफेज। तो आपने दो प्रवस्थाएं समझी। पहली प्रवस्था में मैंने बताया था कि केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक, जो क्रोमोसोमल मटेरियल था वो कंडेंस होकर के क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और सेंट्रियोल्स जो है वो सेल फाइबर फॉर्म कर देंगे। मिडिल में मैंने बताया मेटाफेज में यानी मध्यावस्था में, इसमें क्या होता है, जितने भी गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम बने थे वो सारे मिडिल प्लेट पर आकर के यानी मध्य भाग पर इस तरह से एक रेखा में अरेंज हो जाएंगे और ये जो कोशिका फाइबर हैं ये इनसे सेल फाइबर इनसे जुड़ जाएंगे। अब आता है थर्ड स्टेप एनाफेज। एनाफेज क्या होता है, इस फेज में ये जो फाइबर हैं इनके बीच में खिंचाव होने लगता है, यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन, प्रतिकर्षण बल लगने लगता है। तो इसमें क्या होता है, खिंचाव होने लगता है। अब आप याद रखते हो अगर खिंचाव होगा तो इन पर भी ये नीचे की ओर खींचेंगे, ये अपनी ओर खींचेंगे। तो जब खींचेंगे तो गुणसूत्र भी क्या होगा, बीच में जुड़े हुए तो गुणसूत्र भी खींचेंगे। तो जब खींचेंगे यहाँ पर तो देखिए कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देने लगेगा हमें। इस फेज की बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं एनाफेज की, ठीक, यानी पश्चावस्था। तो इसमें गुणसूत्र का आधा भाग इसके साथ, आधा भाग हाफ पार्ट इसके साथ, हाफ पार्ट इसके साथ, इस तरह से चला जाएगा। ठीक, हाफ पार्ट इसके साथ, यानी जब खींचेंगे तो हाफ पार्ट जो है इस तरह से एक दूसरे में चला जाएगा। यानी अभी तक क्या थे, ये दोनों मिलकर के, ऐसे अगर देखें तो ये दोनों मिलकर के यहाँ पर थे और मिडिल प्लेट पर मध्य भाग में मध्यावस्था में। लेकिन जब अंत्यावस्था यानी एनाफेज स्टार्ट हुआ तो वहां पर ये जो फाइबर थे इनमें खिंचाव उत्पन्न हुआ। तो जब खिंचाव उत्पन्न हुआ तो ये क्या हुए, गुणसूत्र दो भागों में टूट गए और दो भागों में टूटने के बाद विपरीत दिशाओं में जाने लगे। कहाँ जाने लगे, विपरीत दिशाओं में जाने लगते हैं। ठीक, तो अब आप नेक्स्ट फेज में पढ़ेंगे टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, अंत्यावस्था में इसमें होता क्या है, ये टीलोफेज को बोला जाता है कि ये जो प्रोफेज है इसका उल्टा होता है। जो कुछ इसमें हुआ है उसका जस्ट उल्टा इस वाली अवस्था में होगा। इसमें हुआ क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक कला जो विभाजित हुई थी तो वो फिर से बनने लगेगी इस वाले में। इसमें जो है न्यूक्लियर जो आपकी केंद्रिका कहलाती थी, न्यूक्लियोलस, वो फिर से बनने लगेगा। ठीक, तो जो कुछ भी इसमें हुआ था उसका उल्टा होता है। तो अब देखो जब टीलोफेज आएगी तो ये गुणसूत्र सब क्या हो और ये जो सेंट्रोसोम बने थे ये भी जो है अलग अलग डिस्ट्रॉय होने लगेंगे एनाफेज में, ये भी सब हट जाएंगे सेंट्रोसोम। और जो ये गुणसूत्र हैं ये दो विपरीत दिशाओं में जाने लगेंगे, दो विपरीत दिशाओं में पहुंच जाएंगे। कैसे, यहाँ पर अब इस तरह से ये सारे गुणसूत्र अरेंज हो जाएंगे एक विपरीत दिशा में, समझ गए, और इधर अरेंज हो जाएंगे विपरीत दिशा में।
समझ गए? इस तरह से अब होगा क्या, इनके चारों तरफ फिर से केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। इनके चारों तरफ फिर से केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, यानी फिर से दो न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, एक ये न्यूक्लियस बन गया, एक ये न्यूक्लियस बन गया, यानी आपका कैरियोकाइनेसिस फेज यानी जो केंद्रक विभाजन था वो पूर्ण हो गया है। अब जो आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट की साइटोकाइनेसिस क्या होता है। तो अब होगा क्या, देखिए साइटोकाइनेसिस दो तरह से होगा, प्लांट में अलग तरीके से होगा, एनिमल में अलग तरीके से होगा, लेकिन तरीका बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। ध्यान से देखिएगा और उसके बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब देखिए हम लोग जो बात करेंगे प्लांट में, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लांट में हो गए। तो देखिए प्लांट में अब न्यूक्लियस तो दो बन गए, अब सेल को दो भागों में बांटना है। तो ये यहाँ पर देखिए सेल में जो प्लांट होता है, प्लांट में यहाँ से सेल फरो बनने लगता है, क्या सेल कांच, सेल खांच बोलते हैं, खांच बनने लगती है इनके अंदर, सेल फरो इस तरह से, यानी जो सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन इस तरह से अंदर की ओर धंसने लगती है, इस तरह से अंदर की ओर क्या होने लगती है, धंसने लगती है, अंदर की ओर इनवेजिनेट होने लगती है, जिसकी वजह से ये सेल क्या होती है, इस तरह से धीरे धीरे और ये इनवेजिनेट होगी और होगी और होगी और होगी और होगी, इस तरह से आकर के ये पूरी दो पार्ट में सेल को क्या करती है, अगली बार ये और ज्यादा इनवेजिनेट होगी, इस तरह से फिर जब और थोड़ा सा इनवेजिनेट होगी तो इस तरह से इनवेजिनेट होगी और इन्वेजिनेट हो जाएगी इस तरह से, फिर और इन्वेजिनेट होगी और अंदर की ओर धंसेगी, तो ये दोनों पार्ट अलग हो जाएंगी, यानी ये दो सेल्स क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। यानी इस तरह से ये दो कोशिकाएं आपकी बन गई, एक ये कोशिका एक ये कोशिका, यानी दो डॉटर सेल, दो पुत्री कोशिकाएं प्राप्त हो गई एक कोशिका से। अभी ये पूरी एक कोशिका थी, अब एक से दो कोशिकाएं बन गई, यानी साइटोकाइनेसिस स्टेज भी आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप सब लोग आज समझ गए होंगे कि एक कोशिका से दो कैसे नई कोशिकाएं बनती हैं, उनमें क्या क्या चेंज होते हैं, आसानी से समझ में आ गया होगा। पर जिनको कोई भी कंफ्यूजन हो वो हमें कमेंट कर सकते हैं, वो हमसे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, और कोई समस्या हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ